तो ये जो आज का टॉपिक है ये पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है। जैसे शुरू में जब हम धरातल की संरचनाओं के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने धरातल पर जो बल हैं जिनके कारण धरातल की संरचना में परिवर्तन आता है वो दो तरह के बल हमने पढ़े थे। एक तो आंतरिक बल और एक बाह्य बल। आंतरिक बलों में भी फिर हम रिकैप करके देखें तो दो टाइप में बांटा था हमने आंतरिक बलों को। एक तो ज्वालामुखी बल और एक पर्वत निर्माणकारी बल। और इनके अंतर्गत फिर हमने ज्वालामुखी, महासागर, महाद्वीप, पर्वत, पठार, इन सब संरचनाओं के बारे में पढ़ा जो कि पृथ्वी के अंदर से पैदा होने वाले बलों के कारण बनती और बिगड़ती हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा जो बल है बाह्य बल, यानी कि या तो एक्सटर्नल फोर्स बोले हम इनको या एक्सोजेनेटिक फोर्स बोले, इनके बारे में हम देखेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो धरातल के जो बाह्य बल हैं उनके द्वारा धरातल पर ऊपर की जो परत है उसको नुकसान पहुंचता है। धरातल का ऊपरी जो भाग है उसको नुकसान पहुंचता है। वो परत जो है अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाती है, जाती रहती है। इस क्रिया को हम कहते हैं अनाच्छादन या अंग्रेजी में कहेंगे डेन्यूडेशन। तो धरातल पर लगने वाले बाह्य बल धरातल की परत का अनाच्छादन करते रहते हैं, डेन्यूडेशन करते रहते हैं, उस परत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते रहते हैं। और इस अनाच्छादन की क्रिया को हम दो भागों में बांट करके समझ सकते हैं। एक क्रिया कहलाती है अपक्षरण या वेदरिंग और दूसरी क्रिया कहलाती है अपर्दन या इरोजन। यानी कि जो अपक्षरण है, वेदरिंग है, वो अपनी जगह पर रहते हुए धरातल की ऊपरी परत का कमजोर हो जाना, यानी कि चट्टानों का कमजोर हो जाना विभिन्न कारणों से, वो कहलाता है अपक्षरण। और ये अपक्षरण भी दो कारणों से होता है, एक तो भौतिक कारण और एक रासायनिक कारण। यानी भौतिक कारण से अगर अपक्षरण हो रहा है तो उसे हम डिसइंटीग्रेशन कहते हैं और रासायनिक कारणों से अगर अपक्षरण हो रहा है तो उसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। इस तरह से चट्टानें कमजोर होती रहती हैं ऊपर की। और भौतिक जो अपक्षरण है वो ज्यादातर ड्राई एरियाज में होता है। जो शुष्क वातावरण वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर चट्टानें इस तरह से कमजोर पड़ती हैं। और जहां पर नमी वाले वातावरण होता है, यानी आर्द्र भूमियां, आर्द्र वातावरण यानी ह्यूमिड क्लाइमेट जहां पे होती है, वहां पर रासायनिक अपक्षरण होता है। और फिर जब ये चट्टानें अपक्षरण के कारण कमजोर पड़ जाती हैं तो फिर नदियां, पवन या ग्लेशियर इनको अपने साथ बहा करके ले जाते हैं। और इस तरह से इन ऊपरी भाग को बहा करके ले जाना अपर्दन कहलाता है, इरोजन कहलाता है। और फिर अपरदन से जो संरचना बनती हैं उनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो डिग्रेडेशन या निम्नीकरण कहते हैं, यानी कि कहीं से कोई परत उठ करके चले गई, वो तो निम्नीकरण है। और फिर वो मिट्टी या वो परत कहीं दूसरी जगह पर जाकर के बैठ गई, जम गई, वो अधिवृद्धि या एग्रेडेशन है। तो अपोजिट है एक दूसरे के साथ। सीधी सी बात है, कहीं की मिट्टी बह करके जाएगी तो कहीं तो जाकर के वो जमा होगी। तो जहां से बह करके जाएगी वो अपरदन निम्नीकरण कहलाएगा, डिग्रेडेशन कहलाएगा। और जहां जाकर के वो मिट्टी जम जाएगी, बैठ जाएगी, वो एग्रेडेशन कहलाएगा। तो इस तरह से ये अनाच्छादन के कारण जो चट्टानें हैं वो विघटित होती रहती हैं और फिर इनसे धरातल पर तमाम तरह की संरचनाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इन संरचनाओं को बनाने और बिगाड़ने में कौन कौन से बाह्य बल काम करते हैं। तो इनमें जो बाह्य बल हैं मुख्य रूप से उनमें 5 तरह के बल हैं। एक तो बहता हुआ जल जैसे नदियां, एक भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर, जो जमीन के अंदर पानी होता है, वो भी परिवर्तन लाता है। फिर सागरीय जल की क्रियाएं, सी वाटर है, उसमें जो लहरें हैं, ज्वार भाटा है, ये सब आते रहते हैं तो वो धरातल से टकराते हैं, वो लहरें धरातल से टकराती हैं और धरातल पर वो परिवर्तन लाती हैं। फिर ग्लेशियर्स हैं, यानी कि बर्फ के पहाड़, ग्लेशियर या हिमनद कहते हैं बर्फ के पहाड़ों को, यानी कि जहाँ बर्फ बहुत बड़ी मात्रा में जमा होती है, जैसे हिमालय पर ऊपरी भागों में, तो वो हिमनद है, वो भी चलते रहते हैं, मूव करते हैं। और मूव करते हैं तो अपने साथ
चट्टानों को तोड़ते हैं, काटते हैं, तो इस तरह से वो भी बाह्य बल के तौर पर काम करते हैं। और फिर पवन यानी विंड्स, आंधी तूफान, ये सब एक जगह से मिट्टी उड़ा करके ले जाते हैं, दूसरी जगह पर जमा करते रहते हैं। तो इस तरह से इन बाह्य बलों के कारण, खासतौर से जो 5 बाह्य बल मैंने बताए, बहता हुआ जल, भूमिगत जल, सागरी जल क्रियाएं, हिमनद यानी ग्लेशियर्स और पवन, इनके कारण ये जो आपने शुरू में पढ़ा कि अपर्दन, अपक्षरण या अनाच्छादन, ये सब क्रियाएं होती रहती हैं। और इन क्रियाओं के होते रहने से धरातलीय संरचनाएं, स्थलाकृतियां बदलती रहती हैं, नई संरचनाओं का निर्माण होता रहता है, पुरानी संरचनाएं टूटती रहती हैं। तो इन पर जो क्वेश्चन बनते हैं, अब मैं थोड़े से क्वेश्चन बताऊंगा आपको। एक तो क्वेश्चन यही बनते हैं कि अपक्षरण क्या है, अपर्दन क्या है, अनाच्छादन क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, डिग्रेडेशन क्या है, इन पर बनते हैं क्वेश्चन। तो एक तो मैंने ये समझाई आपको। दूसरे क्वेश्चन अब इन पर बनेंगे कि बहता हुआ जल किन किन तरह की स्थलाकृतियों के लिए जिम्मेदार है, भूमिगत जल किन किन प्रकार की स्थलाकृतियों के लिए जिम्मेदार है, सागरीय जल किन किन तरह की स्थलाकृतियों के लिए जिम्मेदार है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन याद करने हैं, और ये क्वेश्चन आकृति के आधार पर है, यानी कि ये जो स्थलाकृतियां हैं, आकृतियां, यानी इनकी शेप कैसी है, संरचना कैसी है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आगे डायग्राम के माध्यम से दिखाऊंगा, चित्रों के माध्यम से दिखाऊंगा। तो पहले हम इसमें लेते हैं कि बहता हुआ जल किस तरह से परिवर्तन लाता है, किस तरह से मतलब वो आकृतियों को बनाता है। अब यहाँ पर एक बिंदु और जो आपको ध्यान देना रहेगा, जैसे बहता हुआ जल है, नदी है, बहते हुए जल को आप नदी मान के चलो, कि नदी जब बह करके चलती है तो दो तरह से वो प्रभावित करती है स्थलाकृतियों को। एक तो बोले अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां, अपर्दनात्मक है, अपर्दन यानी कहीं से वो स्थल वाले भाग को काट करके ले जा रही है, और काट के ले जाने से जो आकृतियां बनती हैं, यानी नदी अपने साथ मिट्टी को काट रही है, ऊपर की मिट्टी को, और मिट्टी के काटने से जो आकृतियां बनेंगी वो आकृतियां कहलाएंगी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां, यानी इरोजनल लैंडफॉर्म्स या टोपोग्राफी। और इनमें फिर क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि वी आकार की घाटी कहाँ बनती है, गॉर्ज कहाँ बनता है, या गॉर्ज क्या है, कैनियन क्या है, वाटरफॉल क्या है, छिप्रिका क्या है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। तो जैसे हम कहें कि नदियों के द्वारा जो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां बनती हैं, उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण होती है वी आकार की घाटी, वी शेप की घाटी। तो ये जो पहला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, मैं जैसे दिखाऊंगा आपको, ये वाला जो डायग्राम है, देख रहे हो आप, वी शेप की घाटी बन रही है, ये नदी बह करके जा रही है, और दोनों तरफ ये वी शेप, जो अंग्रेजी का लेटर है वी, उसकी शेप की घाटी बन रही है। तो ऐसी वी शेप की, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां वी शेप की घाटी बनाती हैं। और ये वी शेप जब ज्यादा गहरा हो जाता है, देखो यहाँ पे ये गहरा हो रहा है, नदी है नीचे और ये ऊपर के दोनों साइड जो है ज्यादा गहरी हो रही है, तो इसको ही हम कहते हैं गॉर्ज। यानी वी शेप जब ज्यादा गहरी हो जाती है, नदी ज्यादा मिट्टी काटती है, तो ज्यादा गहराई वाली घाटी बन जाती है, उसको बोलते हैं गॉर्ज। हिमालय की नदियां वी शेप घाटी भी बनाती हैं, गॉर्ज भी बनाती हैं। खासतौर से जैसे सिंध नदी है, सिंध नदी का गॉर्ज है। सतलज है, सतलज का गॉर्ज जो है वो शिवकीला कहलाता है, शिवकीला दर्रा है एक, तो सतलज द्वारा बना हुआ गॉर्ज शिवकीला। ऐसे ही फिर ब्रह्मपुत्र नदी है, वो उधर हिमालय से जो पूर्वोत्तर वाला भाग है वहां से निकलती है, तो वहां पर गॉर्ज बनाती है, उसको डिहांग कहते हैं। तो इस तरह से ये गॉर्ज है। तो हिमालय से निकलने वाली सारी नदियां वी शेप घाटी भी बनाती हैं, गॉर्ज भी बनाती हैं। और ध्यान रखना, वी शेप घाटी से गॉर्ज गहरा है, और गॉर्ज के मुकाबले फिर कैनियन गहरा है। तो ये तीनों एक ही तरह की संरचना है, बस ऐसे याद रखो आप कि वी शेप कम गहरी घाटी है, गॉर्ज उससे ज्यादा गहरी घाटी है, और फिर कैनियन और गहरा बन गया है। और दुनिया का सबसे गहरा कैनियन कोलोराडो अमेरिका में है, ग्रैंड कैनियन करके बोलते हैं, ग्रैंड कैनियन सबसे गहरा कैनियन है, तो वो भी गॉर्ज है। तो आप डिफरेंशिएट करोगे इनमें बस गहराई के आधार पे, वी शेप कम गहरी है, गॉर्ज ज्यादा गहरा है, कैनियन उससे भी गहरा है। अब इसके बाद फिर नदी जो है वो वाटरफॉल बनाती है, जलप्रपात। तो आप ये देख पा रहे हैं कि मतलब इधर ये जलप्रपात है, ऊपर से पानी गिर रहा है, तो इस तरह की संरचना बनती है, तो ये जलप्रपात है। तो ज्यादा ऊंचा है तब तो जलप्रपात या वाटरफॉल बोलते हैं इसको हम। और अगर ये कम ऊंचा है, ये साइड वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो, तो ये छिप्रिका या रैपिड्स कहलाता है। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि रैपिड्स क्या होती हैं, जलप्रपात क्या होते हैं। तो जलप्रपात में जैसे नियाग्रा जलप्रपात है, दुनिया का बड़ा जलप्रपात है, यूएस और कनाडा के सीमा पे है। भारत में जैसे आप देखते हैं
तो धुआंधार जलप्रपात, या जो इधर कावेरी और सरस्वती नदी पे कर्नाटक में जो जलप्रपात बनते हैं, तो इस तरह से आपको इनके उदाहरण भी याद रखने रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ संरचनाओं के बारे में समझना है, पहचानना है कि इस तरह की संरचना क्या कहलाएगी। तो ये संरचना जैसे जलप्रपात और क्षिप्रिका में अंतर जब करेंगे तो वह क्षिप्रिका में भी पानी गिर रहा है देखो, लेकिन ये कम ऊंचाई से गिर रहा है और जलप्रपात में ज्यादा ऊंचाई से गिर रहा है। तो इस तरह की ये अपरदनात्मक स्थलाकृतियां इसमें बनती हैं। इसके बाद अपरदनात्मक में और भी है, अगले उस पर देखते हैं हम। तो जैसे जलगर्तिका यानी कि पॉट होल्स, पानी के कारण देखो ये इधर छिद्र बन गए हैं, ये देख रहे हो आप चट्टानों में पानी के कारण विशेष छिद्र बन गए हैं, तो इनको हम जलगर्तिका या पॉट होल्स बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि पॉट होल्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, तो इस तरह की संरचनाएं एक्सप्लेन करेगा वो, तो उसके आधार पर फिर आपको ऑप्शन के आधार पर जवाब देना रहता है। फिर दूसरा है नदी वेदिका, वेदिका टेरेस, ये जैसे ब्लू कलर में ये नदी बह रही है और इसके साथ ये चट्टाने कट गई है, तो सीढ़ी नुमा चट्टाने बन गई है, देखो 11, 12, 13 ये जो लिखा हुआ है, तो सीढ़ी नुमा चट्टाने। तो इस तरह से ये सीढ़ी नुमा जो संरचना बन गई है इसको वेदिका या रिवर टेरेस कहते हैं। तो नदी जो है रिवर टेरेस भी बनाती है चट्टानों को काट करके। इसके बाद फिर ये मियंडर्स कहलाते हैं। देखो ये नदी है सर्पिलाकार बह रही है ऐसे करके, देखो आप मैंने एक पॉइंटर के साथ दिखाया है, तो सांप की जैसी स्ट्रक्चर में बह रही है नदी। तो इस तरह से नदी सर्पिलाकार जब बहती है तो उसको हम बोलते हैं नदी विसर्प या रिवर मियंडर्स। ये इधर भी मियंडर्स दिख रहे हैं और इधर भी ये मियंडर्स दिख रहे हैं, विसर्प दिख रहे हैं, सर्प जैसी संरचना। तो इस तरह की आकृति को हम नदी विसर्प कहते हैं। फिर आप देखोगे इस आकृति में कि मान लो ये नदी के ये दोनों भाग जहां पे मैं पॉइंटर दिखा रहा हूँ, ये मिल करके नदी फिर सीधे ऐसे बह करके चली जाए, बजाय ऐसे जाने के, तो ये वाला भाग कट के रह जाए, तो फिर ये एक झील बन जाती है इस तरह से। तो ये झील कहलाती है गोखुर झील या ऑक्सबो लेक कहते हैं इसको, गोखुर झील। तो गोखुर झील जो है मियंडर्स यानी विसर्प के द्वारा ही बनती है, जब नदी के मुड़ने वाले भाग दोनों से एक जगह पर मिल करके और नदी सीधी रेखा में बहने लग जाती है, तो फिर जो बचा हुआ भाग है इसका नदी का, वो फिर गोखुर झील कहलाता है। तो इस तरह से नदी विसर्प के द्वारा गोखुर झील का निर्माण होता रहता है। तो ये अपरदनात्मक आकृतियां हो गई। अब ये जो अपरदनात्मक आकृतियां हैं, इनमें तो क्या था कि नदी अपने साथ मिट्टी को बहा करके ले जा रही थी। अब ये मिट्टी कहीं जाकर के जमेगी दूसरी जगह पर, तो उन आकृतियों को जो कहेंगे वो कहेंगे निक्षेपणात्मक आकृतियां। तो बहता हुआ जल अपरदनात्मक के साथ साथ निक्षेपण यानी सेडिमेंट्री लैंडफॉर्म्स भी बनाता है, यानी उस मिट्टी को कहीं जाकर के वो जमा भी करेगा, और जहां जमा करेगा वहां पर जो आकृतियां बनेंगी उन आकृतियों को हम कहते हैं निक्षेपणात्मक आकृतियां या सेडिमेंट्री लैंडफॉर्म्स। और इनमें खासतौर से ये 4 तरह की आकृतियां हैं। एक तो जलोढ़ शंकु है, एलुवियल कोन है। एलुवियल शब्द आप ध्यान रखें कि जलोढ़ या एलुवियल शब्द का मतलब होता है कि नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और वो जलोढ़ मिट्टी अगर कोन के आकार में इकट्ठी होती है, देखो ये कोन बन रहे हैं कहीं पर पहाड़ों में बनते हैं ये, तो इस तरह से कोन जैसी संरचना बन रही है, तो इस संरचना को हम कहते हैं जलोढ़ शंकु। और फिर ये पंखे जैसी संरचना बन रही है देखो मिट्टी के जमा होने से, तो ये कहलाती है जलोढ़ पंख या एलुवियल फेंस। और फिर एक ये वाली संरचना, ये नदी बह करके जा रही है और इसके साथ ये तटबंध बन गया है, तो इसको प्राकृतिक तटबंध या लेवी कहते हैं। तो इस तरह से नदी के सारे दोनों तरफ मिट्टी जमा होने से तटबंध बन जाती है, बैंक बन जाते हैं, रिवर बैंक भी कहते हैं हम इसको। लेकिन बैंक शब्द जो है वो आर्टिफिशियल है और लीवी शब्द प्राकृतिक है, यानी प्राकृतिक तरीके से नदी के दोनों तरफ तटबंध बन गए हैं, तो वो लीवी कहलाएंगे। और फिर इनके द्वारा ही मैदान बनते हैं नदियों के द्वारा, जैसे गंगा यमुना का मैदान है, तो गंगा यमुना का मैदान गंगा यमुना के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी से बना है, तो वो फ्लड प्लेन्स कहलाते हैं, बाढ़ का मैदान कहलाते हैं। तो ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं। और बाढ़ द्वारा बने हुए मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, इसीलिए अगर आपको पता होगा तो कि जो गंगा यमुना का मैदान है दुनिया का सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान है। ऐसी पंजाब में जो 5 नदियां हैं उनके द्वारा बने हुए मैदान काफी है। तो इस तरह से ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां बनती हैं। अब इसके बाद हम डेल्टा देखते हैं, ये भी निक्षेपणात्मक ही है कि निक्षेपण होता है यानी कि मिट्टी जमा होती है जब नदी समुद्र में जाकर के गिरती है, तो गिरने से पहले वो अपनी मिट्टी को नीचे जमीन पर बिठा देती है। इस तरह से नदी जो है वो नदी कम गहरी हो जाती है, उथली हो जाती है और उसका पानी फैल जाता है, और वो जो एक लेटर डेल्टा होता है, शेप डेल्टा होती है, ग्रीक लेटर है डेल्टा, तो उसकी जैसी शेप हो जाती है। ये देखो इधर मैं इधर पॉइंटर से दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, ये इधर से ये नदी जा रही है और इधर ये ब्लैक कलर में सागर है, तो सागर में गिरने से पहले नदी ऐसी शेप में आ गई है, तो ये डेल्टा शेप है, इसलिए नदी का डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा सारी नदियां बनाती हैं,
बस उन नदियों को छोड़ करके जो कम मात्रा में पानी बहाती हैं या जहां पर ज्वार भाटा ज्यादा आते हैं या लहरें ज्यादा चलती हैं, तो वहां सागर जो है उस नदी को बहा करके ले जाता है, तो वहां डेल्टा नहीं बनते, बाकी ज्यादातर जगह पर डेल्टा बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 4 तरह के डेल्टा दिखा रखे, चारों इंपॉर्टेंट है। एक तो नील नदी का डेल्टा चापाकार कहलाता है, चाप के आकार का है। सुंदरबन का डेल्टा भी चापाकार है, ये नीचे दोनों एक ही साइड में लेफ्ट हैंड की तरफ है। फिर मिसिसिपी नदी जो है उसका डेल्टा बर्ड फीट की तरह पंजाकार डेल्टा है, तो ये शेप इसकी आ रही है बर्ड के, पक्षी के पंजे की तरह है। और फिर एक तीसरा चौथा जो है एस्चुरी यानी कि नदमुख नर्मदा और ताप्ती। देखो ये नर्मदा और ताप्ती है, ये नर्मदा नदी है, गिर रही है समुद्र में। यहाँ पे देखोगे आप डेल्टा ज्यादा नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जो बहा करके ला करके इसने जमा करी थी, उसको ये सागर की लहरें अपने साथ बहा करके ले जाती है। तो ऐसा स्थान जहां पर नदी और सागर के बीच में कोई गैप नहीं होता, डेल्टा नहीं होता, जहां पर मिट्टी ज्यादा निक्षेपित नहीं हो पाती, जमा नहीं हो पाती, सेडिमेंट नहीं हो पाती, वहां पर एस्चुरी बनती है, नदमुख बनती है। तो भारत में नर्मदा और ताप्ती नदमुख बनाती है। और बाकी ये जो नदियां हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, यानी जो भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा बनाती हैं। तो इनको हम जब भारत की नदियां पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से बहते हुए जल के द्वारा दो तरह की आकृतियां हो गई, एक तो अपर्दनात्मक आकृतियां स्थलाकृतियां, और एक हो गई निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। अब इसके बाद आता है भूमिगत जल, यानी कि जमीन के अंदर जो पानी है वो भी जमीन को काटता है अपने अपने तरीके से, अलग तरीके से, लेकिन खास तौर से उन स्थानों पर जहां चट्टानें बहुत सॉफ्ट होती हैं और चूने मिट्टी की चट्टानें काफी सॉफ्ट होती हैं। तो ये आकृतियां जो भूमिगत जल वाली हैं, अंडरग्राउंड वाली आकृतियां हैं, ये उन जगहों पर ज्यादा बनती हैं जहां नीचे की चट्टानें काफी सॉफ्ट हैं, क्योंकि सॉफ्ट चट्टानों को ये भूमिगत जल आसानी से काट लेता है। और जो चूने मिट्टी की चट्टानें हैं, यानी कि जो लाइम रॉक्स होती हैं, वो ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, इसीलिए चूने मिट्टी के कारण हम इन स्थलाकृतियों को कार्स्ट भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि कार्स्ट, KARST, कार्स्ट स्थलाकृतियां क्या होती हैं? तो कार्स्ट स्थलाकृतियां जो हैं वो भूमिगत जल के कारण चूने मिट्टी की सॉफ्ट चट्टानों को काट करके बनी हुई आकृतियां हैं, उनको हम कार्स्ट कहते हैं। और इनके भी वही अपर्दन और निक्षेपण के आधार पर ये स्थलाकृतियां अलग अलग तरह की होती हैं। तो अपर्दनात्मक आधार पर यानी मिट्टी को बहा करके ले जाने के आधार पर ये खास तौर से 4 नाम दे रखे हैं यहाँ पे। एक तो सिंक होल, एक डोलाइन, एक उबाला और एक पोलजे। ये छिद्र है, ध्यान रखना। देखो इधर मैं डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला, ये जैसे छिद्र बना हुआ है, तो ये चट्टान सॉफ्ट थी, यहाँ पे होल बन गया है पूरा, तो ये सिंक होल कहलाता है। बस ये आकार के आधार पर छोटे छोटे छिद्र बनते हैं इस तरह के, तो सिंक होल कहलाते हैं। फिर ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो डोलाइन कहलाते हैं। और बड़े छिद्र, जैसे अब ये बहुत बड़ी घाटी बन गई छिद्र के आधार पर, तो ये उबाला कहलाती है। और इससे भी बड़े छिद्र अगर बन जाएंगे और बहुत बड़ी घाटी बन जाएगी इस तरह से कट करके, तो पोलजे कहलाती है। तो इस तरह से ये सिंक होल से बड़े डोलाइन, उबाला, और उबाला से बड़े पोलजे। तो इस तरह से ये भूमिगत जल के कारण अपर्दनात्मक आकृतियां बनी। और फिर निक्षेपणात्मक आकृतियां, यानी कि ये मिट्टी कहीं जाकर के जमा कराएंगे, जैसे भूमिगत जल जो है कहीं पर मिट्टी को या विभिन्न पदार्थों को जमा करके जो आकृतियां बनाता है, वो आकृतियां निक्षेपण आकृतियां कहलाती है। और इनमें देखो ये मैंने एक ही में 3 आकृतियां दिखा रखी हैं खासतौर से, बल्कि 4 आकृतियां। स्टेलेक्टाइट कहते हैं, ऊपर जैसे दीवार छत टाइप की संरचना और उससे नीचे लटकते हुए भाग बन गए हैं, ऐसे लटकी हुई स्टेलेक्टाइट कहलाती है। ऐसी संरचना जो लटकती हुई संरचना है, ये स्टेलेक्टाइट कहलाती है। और नीचे से ऊपर उठती हुई संरचना, ये वाली संरचना, ये स्टेलेगमाइट कहलाती है। तो इन पर क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, स्टेलेक्टाइट क्या है, स्टेलेगमाइट क्या है। और फिर आप देखोगे इसमें कि ये अंदर की तरफ कंदरा टाइप की बनी हुई है, जैसे मैं दिखाने की कोशिश करूं, ये ऐसे ये कट गई है मिट्टी और यहाँ से ये इधर आकर के जमा हो गई है, तो ये कंदराएं या केवर्न्स कहलाती हैं। और ये स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट आपस में जुड़ जाते हैं तो पिलर कहलाते हैं। जैसे ये यहाँ पे ये जुड़ गए हैं, देखो इधर की तरफ जो पॉइंटर के साथ। तो कहने का मतलब हुआ स्टेलेक्टाइट छत से नीचे की तरफ लटकी हुई संरचना है, छतनुमा, मतलब ये मिट्टी कटने से छत जैसी संरचना चट्टानों में बन जाती है, प्राकृतिक है ये। तो ऊपर से लटकी हुई संरचना स्टेलेक्टाइट, नीचे से ऊपर उठी हुई संरचना स्टेलेगमाइट। और जब ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट दोनों आपस में जुड़ जाती हैं तो ये पिलर्स, और इनके बीच में अगर कोई खाई जैसी संरचना बन जाती है, गुफा जैसी संरचना बन जाती है, तो वो कंदरा या केवर्न्स कहलाती है।
तो इस तरह से ये आकृतियां भूमिगत जल के कारण बनती हैं। अब इसके बाद आती है सागर क्रियाओं के द्वारा, यानी कि किनारों पर जो सागर है उसकी लहरें किनारे को काटती रहती हैं, ज्वार भाटा आता रहता है, सुनामी वगैरह आती हैं। इन कारणों से जो तट है सागर का वो विभिन्न आकारों में बदलता रहता है। इसको हम तट जहां पे आकर के समुद्र जहां पे जमीन से मिलता है उसको तट रेखा कहते हैं, कोस्ट लाइन कहते हैं। और वो कोस्ट लाइन अलग अलग टाइप की होती है इन्हीं आकृतियों के आधार पर। तो एक कोस्ट लाइन है फ्योर्ड टाइप की। फ्योर्ड ये मैंने इधर राइट हैंड की तरफ ये फ्योर्ड है, नॉर्वे का फ्योर्ड है, फेमस है। फ्योर्ड में देखोगे आप कि ये सागर है और ये इसका तट है दोनों तरफ ऊंचा उठा हुआ, यानी कि यहाँ पर हिमानी थी, बर्फ का कोई पहाड़ था, वो धस गया, धस करके उसने जमीन को नीचे धसा दिया और धसाने से यहाँ पे पानी आ गया। तो एक तरफ ऊपर उठा हुआ तट है और फिर नीचे की तरफ ये सागर है। तो इस तरह का जो तट है, धसने के कारण जो बना हुआ तट है वो कहलाता है फ्योर्ड। और अगर ये बिल्कुल फ्योर्ड वाली जो संरचना है बिल्कुल दीवार की तरह खड़ी हो जाए, ये इधर लेफ्ट हैंड वाले डायग्राम में दीवार की तरह खड़ी हो जाए तो यही रिया तट कहलाता है। तो फ्योर्ड तट और रिया तट इस तरह के बनते हैं। ये धसने के कारण जमीन धस गई है, तट वाला जो समुद्री वाला भाग है धस गया है नीचे और तट ऊपर उठ गया है दीवार की तरह। तो फ्योर्ड में भी और रिया में भी, फ्योर्ड में वो थोड़ा कम उठा है और रिया में ज्यादा उठ गया है। इसके बाद फिर आता है डोलमेशियन तट। ये डोलमेशियन है। डोलमेशियन में क्या होता है कि जो कट तट जो है, तट किनारे को काट देता है और कटा फटा हुआ तट बनता है। तो ये कटा फटा हुआ जो तट है ये डोलमेशियन कहलाता है। अब ये जो नीचे जो नाम है निर्गत तट और निमग्न तट, ये समुद्र के आधार पे है। निर्गत का मतलब है कि समुद्र वहां से जगह खाली करके पीछे हट गया है, तो तट बाहर निकल आया है कोई, यानी ऐसा तट जहां पर समुद्र जो है वो अपना स्थान छोड़ करके पीछे हट गया है, तो तट काफी चौड़ा हो गया है, तो वो चौड़ा तट निर्गत तट कहलाता है। तो इधर जो गुजरात और महाराष्ट्र के तट हैं भारत के, ये निर्गत तट कहलाते हैं, यानी समुद्र अपनी जगह छोड़ करके बाहर चला गया है। और निमग्न तट में उल्टा है कि तट ने मतलब समुद्र ने आकर के तट को दबा लिया है, यानी एनक्रोचमेंट कर लिया है उसने। तो वो तट जो बनते हैं एनक्रोचमेंट के कारण, समुद्र के पानी के जमा हो जाने के कारण, वो निमग्न तट कहलाते हैं। तो इस तरह से ये तट रेखाओं पर भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा तट किस तरह का है। तो ये आपको शेप भी याद रखनी होती है, उनके एग्जाम्पल भी याद रखने होते हैं। तो जैसे पश्चिमी घाट की तरफ वाले तट हमारे जो निमग्न तट है, और पश्चिमी घाट की तट वाले तट हमारे निर्गत तट है, और जो पूर्वी घाट वाले तट हैं हमारे वो निमग्न तट है। अब इसके बाद जो और शेप आती है, तो एक शेप बिल्कुल दीवार की तरह है। आपने पहले भी एक शेप पढ़ी है रिया वाली। रिया वाली एकदम दीवार की तरह नहीं थी, लेकिन ये जो क्लिफ है, तटीय कगार जो बोलते हैं, ये बिल्कुल दीवार की तरह है। देखो सागर काफी नीचे है और ये तट काफी ऊंचा है। तो रिया में और क्लिफ में ये अंतर है कि ये बिल्कुल एकदम सीधी होती है, ढलान बहुत तेज होता है, और रिया का ढलान कम था और फ्योर्ड का ढलान और कम था। तो इस तरह से ये क्लिफ बनते हैं। क्लिफ के बाद फिर तटों पर लेगून बनते हैं। लेगून देखो, ये तीन तरफ से, मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ, तीन तरफ से ये स्थल से गिरी संरचना है, वाटर बॉडी है, पानी है ये, और एक तरफ ये इधर की तरफ सागर से जुड़ा हुआ है। तो तीन तरफ से इस तरह से जमीन से तट से गिरी हुई संरचना जो एक तरफ सागर की तरफ खुलती है वो लेगून कहलाती है। तो ये लेगून बनते हैं इसी तरह से। और लेगून की तरह ही, जैसे ये लेगून, एक लेगून है छोटा, ये इधर वाला लेगून है, और ये बीच में जो संरचना ये वाली लैंड की जो बनती है, इस तरह की शेप जो बनती है, ये टोम्बोलो कहलाती है। ये टोम्बोलो शेप है इस तरह की, बीच में जाकर के स्थल आगे तक चला गया है और दोनों तरफ इसके ये लेगून बन रहे हैं, तो ये टोम्बोलो है। और फिर कंदरा, सागर जो है तट को ऐसे करके काटता रहता है अंदर की तरफ, गुफानुमा संरचना बना देता है। तो ये गुफानुमा संरचना सागर के द्वारा बन रही है, तो ये कंदरा या केव्स कहलाती है। तो कुछ तटों पर ऐसे केव्स पाई जाती हैं। और फिर एक कहलाता है बीच या पुलिन कहते हैं हम इसको। पुलिन, जैसे मुंबई में, चेन्नई में जैसे जाकर के बीच, जैसे बोलते हैं ना कि बीच पर जाकर के और लोग बाग अपना समुद्र देखते हैं, बैठते हैं, पिकनिक मनाते हैं, छुट्टी मनाते हैं, तो बालू इकट्ठी हो जाती है और उस बालू पर लोग बाग जाकर के अपना बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। तट के मतलब समुद्र में ज्वार भाटा लहरों को देखते हैं, समझते हैं, तो उसको हम कहते हैं बीच, या एक शब्द लेते हैं पुलिंग। तो विभिन्न प्रकार के बीच जो है वो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से ये सागरीय क्रियाएं और सागरीय क्रियाओं के द्वारा बने हुए स्थलाकृति।
बस अब इसमें अगला है ग्लेशियर्स के द्वारा। ग्लेशियर यानी कि बर्फ के पहाड़, बर्फ के पहाड़ों के द्वारा भी संरचनाएं बनती हैं, क्योंकि वो भी खिसकते रहते हैं पहाड़ और अलग अलग टाइप की संरचनाएं बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 तरह की संरचनाएं इसमें दिखाई है आपको। एक तो यू घाटी, तो यू के आकार की घाटी बन रही है ये हिमनद के द्वारा। आपने पहले वी शेप की घाटी पढ़ी थी, वो बहते हुए जल के द्वारा बन रही थी, और यू आकार की घाटी जो है हिमनदों के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा बनती है। फिर एक सिर्क या हिमगह्वर कहते हैं, इसमें ग्लेशियर जो है वो जगह जगह आराम कुर्सी जैसी संरचनाएं बनाती हैं, छोटी छोटी आराम कुर्सियां जैसी संरचनाएं बनी हुई है, इनको सिर्क बोलते हैं या हिमगह्वर बोलते हैं। और फिर एक भेड़ के पीठ की तरह की संरचना बनती है इस तरह से, इनके द्वारा, हिमनदों के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा मिट्टी को काट करके, वो रॉश माउंटेन या भेड़ शिला कहलाती है। और फिर एक चट्टानी कुर्सी जैसी संरचनाएं बनती हैं सीधे सीधे ऊपर उठी हुई, इनको नूनाटक बोलते हैं, नूनाटक संरचनाएं। तो संरचनाओं की शेप के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं इनके। तो एक संरचना हो गई ये वाली नूनाटक, ये वाली हो गई भेड़ शिला, ये वाली हो गई शिर्क, ये वाली हो गई यू आकार की घाटी। अब इसके बाद जो अगली संरचनाएं हैं, एक संरचना होती है मोरेन। मोरेन में ये हिमानी जो थी, ग्लेशियर था, वो पिघल गया, पिघल करके पानी में बदल गया, तो ये ग्लेशियर का पानी है। और इसके बाद जो संरचना ये बनी रह गई, ये संरचना कहलाती है मोरेन, मोरेन। और दूसरी संरचना ड्रमलिन है, ये अंडों की टोकरी की जैसी या नाव के आकार की संरचना बन गई है। यहाँ पे हिमानी जो है वो उसने जमीन को धसा दिया अंदर की तरफ अपने वजन के कारण, तो उससे ये ड्रमलिन बन गई है। अंडों की टोकरी भी कहते हैं इसको, और इसको नाव के आकार की संरचना भी कहते हैं। तो इस तरह से ये मोरेन और ड्रमलिन, तो इस तरह से ये संरचनाएं हिमानियों के द्वारा बनती हैं। अब जो आखिरी संरचना है वो पवन के द्वारा, विंड्स के द्वारा जो संरचनाएं बनती हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि विंड्स जो है, बहती हुई हवा जो है, किस तरह की स्थलाकृतियां बनाती है। तो इसमें मैंने यहाँ पर ये 4 तरह की संरचनाएं आपको दिखा रखी। एक तो यारडंग है, यारडंग जो है वो ये सॉफ्ट चट्टाने हैं जो पवन के द्वारा काट काट करके कुछ सॉफ्ट भाग कट जाते हैं और जो हार्ड भाग हैं वो बने रह जाते हैं, ऊपर की तरफ उठे हुए रह जाते हैं। यानी कठोर चट्टान ऊपर उठी रह गई और पवन यानी हवा के द्वारा धीरे धीरे करके जो सॉफ्ट चट्टान है वो सॉफ्ट चट्टान कट गई। तो इस तरह से ये यारडंग और जूगेन, ये 2 अलग अलग जगह की संरचनाएं हैं। इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम देते हैं, कहीं पर इन्हें यारडंग कहते हैं, कहीं पर इन्हें जूगेन कहते हैं। तो इस तरह से ये सॉफ्ट चट्टानों के कट जाने से जो कठोर चट्टान है वो ऊपर की तरफ उठी हुई रह जाती है। फिर तीसरी संरचना ये मशरूम चट्टान है, मशरूम की शेप की तरह चट्टान रह गई है, यानी कि ये इधर सॉफ्ट चट्टान थी, यहाँ से ये पवन के द्वारा धीरे धीरे करके ये हजारों लाखों साल में होती है घटनाएं, इस तरह से ये कट गई और एक मशरूम शेप बन गई। जैसे आप कुकुर मुत्ते देखते हैं बरसात के दिनों में ऊपर उठे हुए, तो मशरूम चट्टान बन गई। और फिर एक ये कोन जैसी संरचना, ऊपर की तरफ चट्टान ज्यादा उठी बन गई, ये इंसेल वर्ग कहलाती है। ये भी मतलब पवन के द्वारा बनी संरचना है। तो क्वेश्चन इनमें ऐसे आते हैं कि यारडंग या जूगेन किस मतलब बाह्य बल के कारण बनते हैं, या मशरूम चट्टान या इंसेल वर्ग क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, तो इस तरह के इनका क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मैंने आपको सारे जो बहते हुए मतलब पानी के द्वारा या इनके द्वारा जो भी चट्टानें थी वो मैंने आपको समझाया। और इसके बाद अब जो आपको क्वेश्चन वगैरह जो कुछ पूछने होंगे उनको आप पूछ लीजिए।